everyone, welcome to Info Nuggets। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल की ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या चल रही है, जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। ये सब तो हम फालतू में ही बोल रहे हैं, तो लोग बागों को टाइटल देख के पता ही लग गया होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले एकदम बेसिक पे आते हैं कि इतना जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है। वो किसान कही जा रही है गवर्नमेंट को कि 3 बिल वापस लो, 3 बिल वापस लो। ये 3 बिल हैं क्या? मैं आपको इन तीनों बिलों का बताने वाली हूँ कि इन 3 बिलों में है क्या एक्चुअली में। पहला बिल क्या कहता है कि पहले जो किसान था वो अपना सामान, जो भी उसका प्रोडक्शन होता था, वो केवल मंडी में ही सेल कर पाता था, पर अब वो कहीं पर भी सेल कर सकता है। ठीक है, ये उसको रिलैक्सेशन दी गई है। सेकंड बिल क्या कहता है कि पहले रेस्ट्रिक्शन था किसान को या किसी को भी कि एक लिमिट होती थी, आप उससे ज़्यादा अपना सामान स्टोर नहीं कर सकते हो, बट अब ये भी रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। कोई भी बंदा कितना भी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, इसे स्टॉकिंग कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आजकल आंदोलन में बहुत चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि फार्मर और जो सामने वाली पार्टी है, दोनों के बीच में एक रिटर्न अग्रीमेंट होएगा फॉर अ अग्रीड प्राइस की फार्मर वही बनाएगा जो सामने वाली पार्टी उसे बोलेगी बनाने को, फॉर अ अग्रीड प्राइस। ठीक है, जब इतने बिल हैं तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है, ज़रा समझते हैं। अब आप देखिए कि इंडिया में 60% किसान है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 130 करोड़। ठीक है, तो अगर 60% करें 130 करोड़ का, तो फिर वो अराउंड 80 करोड़ आएगा। मतलब पूरे हमारे इंडिया में 80 करोड़ किसान है। और अगर पंजाब हरियाणा को ही देखा जाए, उनमें कितने किसान हैं, तो फिर वो अराउंड 2 to 3 करोड़ हैं। ठीक है, और आप देखो इनका प्रपोर्शन कि पंजाब और हरियाणा में कितने कम किसान हैं टोटल इंडिया के किसानों में से। और अगर आपको इतनी ही मतलब फार्मर्स को इतनी ही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, तो फिर आप गवर्नमेंट ही हटा देते। मतलब आपने गवर्नमेंट क्यों चुनी? उसमें से भी तो 60% किसान ही थे, मतलब 60% किसान थे, उन्होंने गवर्नमेंट चुनी है। और आप ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप देख लो। किसान कहते हैं ये जो तीनों बिल हैं ये हमें पसंद नहीं, वापस लो। ऐसा तो हमें भी एग्जाम पसंद नहीं है, वापस लो। अब अपने भाई का ही एग्जाम्पल को बेस लेके मैं भी अगर अपनी सिचुएशन बताऊं कि मैं भी नौकरी करती हूँ और मैं टैक्स भरती हूँ, पर मैं ना भरूँ, मैं मना कर दूँ, मैं तो नहीं भर रही टैक्स। हमारे इंडिया में 6 करोड़ लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, वो सारे आके धरने पे बैठ जाए कि हम तो नहीं भर रहे टैक्स, हम दे ही नहीं रहे, जाम लगा लें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ ना जाने दें। ऐसे कैसे चलेगा देश? अब इनमें से काफ़ी सारे ऐसे किसान नेता भी हैं जिन्होंने अपने एरिया में इलेक्शंस भी लड़े थे और ये अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए थे। और ये मतलब इन्हें अपने एरिया के किसानों से ही इतने वोट नहीं मिले और ये इतने सारे यहाँ पे किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़रा आप खुद ही सोचिए। ये मीडिया वाले क्या कहते हैं कि किसान ही सब कुछ है, बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग भी किसान की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। किसी के 1 पीढ़ी ऊपर किसान है तो किसी के 2 पीढ़ी ऊपर किसान है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि किसान ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है कि किसान जो ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है वो किसान ने बनाया नहीं, इंजीनियर बना रहा है वो। और किसान जब बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी में सब लोगों की अपनी इम्पोर्टेंस है, सब लोग बराबर हैं। आप केवल किसान के बल पे देश को नहीं चला सकते हो। अब जो मीडिया वाले बोलते हैं बड़ा अन्नदाता, बड़ा अन्नदाता, जो भाई ये अन्नदाता कैसे? दाता तो भगवान जी होते हैं। किसान सिर्फ अन्न को प्रोड्यूस कर रहा है, वो बेचता है, फ्री में थोड़ी ना दे रहा है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 3 बिल हैं इनके क्या क्या, किस किस को क्या नुकसान है, फ़ायदे हैं, इतना इशू क्यों बन रहा है इन बिल्स का। तो पहला हमारा बिल था कि जो किसान है पहले केवल मंडी में सेल कर पाता था, बट अब वो कहीं पे भी सेल कर पाएगा।
बेसिकली इसको इतना क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो मंडी के मालिक हैं, मीडिएटर हैं, अब किसान क्या है, मंडी में सेल करे ना करे वो उसकी मर्जी है, वो कहीं भी कर सकता है। तो जो मंडी के मालिक हैं, मीडिएटर है, उन्हें अब डर लग रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स किसान को नहीं है, किसान इन मालिकों को है। तो आप खुद सोचो कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है भी या नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड हमारा जो बिल है वो कहता है कि पहले आप एक लिमिट तक ही स्टॉकिंग कर सकते थे, बट अब आप कितनी भी स्टॉकिंग कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उस पर। बेसिकली जब पहले स्टॉकिंग नहीं होती थी, जब हम एक लिमिट तक ही अपने प्रोड्यूस को स्टोर करते थे, तो उससे क्या होता था, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत होती थी, क्योंकि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड आई, किसी प्रोडक्ट की डिमांड आई, सेलर के पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो जब वो ख़रीदेगा लाएगा तो डेफिनेटली अब जब डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस डेफिनेटली उस प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो प्राइस टू फ्लक्चुएट हमारी बहुत ही ऐसे होती थी, बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो जब स्टॉकिंग कर दिया तो आपके पास 24/7 हमेशा गुड अवेलेबल रहेंगे, तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत कम होएगा एंड एक लेवल मेंटेन रहेगा प्राइसेस का। जिन कंट्रियों में स्टॉकिंग करी थी उनमें यही ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, थर्ड बिल हमारा क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। कोई कंपल्शन नहीं है फार्मर के ऊपर, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो पूरा फार्मर के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि हमारा जो फार्मर है, अब देखो इससे फ़ायदा किसको है। सपोज़ एक प्राइवेट कंपनी आई, उसने फार्मर को बोला कि आप मेरे लिए ये प्रोड्यूस करो फॉर अ अग्रीड प्राइस। सपोज़ उसने बोला आप मेरे लिए ये प्रोड्यूस करो, मैं आपको इसके 10,000 रुपये दूँगा। फाइन। अब सपोज़ किसान ने वो प्रोड्यूस करा, बट किसान ने जब पता करा कि मार्केट में उसका रेट सपोज़ 40,000 चल रहा था, ठीक है, तो किसान के पास ये पावर है कि वो बैकआउट कर सकता है, वो मना कर सकता है कि मेरे को अग्रीमेंट में आना ही नहीं है, या अग्रीमेंट बन गया है तो भी वो बाद में बैकआउट कर सकता है। बट जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं कर सकती है। वो अगर एक बार उसका 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सपोज मार्केट में कम रेट चल रहा हो 9,000 5,000, पर उसको 10,000 देने ही पड़ेंगे फार्मर को। तो दिस इज एडवांटेजियस टू फार्मर। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई क्यों गई, क्या प्रॉफिट है इसको, मतलब क्या प्रॉफिट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो बेसिकली आप एग्जांपल लो, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो फार्मिंग में क्यों इन्वेस्ट करेगी, उसको अगर प्रॉफिट नहीं होएगा तो। पहले के ज़माने में केवल दूरदर्शन होता था, अब देखो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले कितनी एम्बेसडर थी, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहले केवल BSNL होता था, अब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप समझ गए हो कि प्राइवेटाइजेशन है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा टू द कंज्यूमर, टू द फार्मर एंड टू एवरीवन। अब मैं टीवी में देख रही थी, एक लेडी कह रही थी कि अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि फार्मर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही लो तो फार्मर को जो प्रोड्यूस करना है वो तो वो कर सकता है, बट मार्केट में डिमांड जिसकी है उसे ही तो बेचेगा। वो ऐसा थोड़ी ना कि उसका जो मन करे वो वही प्रोड्यूस करके उसी को ज़बरदस्ती बेचे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इफ़ेक्टिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हाँ, तो इस वीडियो को आप शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी फैमिली के साथ शेयर करो, फैमिली के फ्रेंड के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। और इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक्स। आपने हमें पिछली वीडियो में भी हमें बहुत सारा प्यार दिया है। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर टोटली ऑनर्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही हो पा रहा है। या सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।